नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज लेखन विभाग में कहानी लेखन के बारे में देखते हैं हम। अगले वीडियो में हमने निबंध किस प्रकार लिखा जाता है और 2-3 निबंधों की बात भी बताई थी। आज वही लेखन विभाग में हम कहानी लेखन के बारे में देखते हैं। कहानी सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। जब वर्गखंड में हम पढ़ाते हैं उसी समय अगर जो हम कहानी की बात करें तो बच्चे शांत हो जाते हैं, ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं। इसी प्रकार प्रश्न पत्र में जब कहानी पूछी जाती है तो लड़के खुश होते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी कुछ कम होते हैं जो कहानी अच्छी तरह से लिखें, क्योंकि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें तो हम कहानी को सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार निबंध के अंदर हमने देखा था रूपरेखा, तो इसी प्रकार कहानी के अंदर भी रूपरेखा होती है। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दिए गए पूरी रूपरेखा हमें ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। जो हमें ढांचे दिए जाते हैं वह पूरे ढांचे हमें ध्यानपूर्वक 2-3 बार सावधानी से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही हमें कहानी लिखनी होती है। कहानी के रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि हमें किसके बारे में कैसी कहानी लिखनी है। विद्यार्थी को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है, वह विद्यार्थी को भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। वर्णन की बात करें तो कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र के नाम भी देना चाहिए कि स्थान की कहानी है, कहानी में कौन सा पात्र है उसके नाम भी अवश्य देना चाहिए। विस्तार, कहानी का विस्तार देखें तो विद्यार्थियों से लगभग 20 या 25 पंक्तियों में कहानी का हम आशय रख सकते हैं। विद्यार्थियों से हम इतनी कहानी की अपेक्षा की जाती है हमें। वार्तालाप, अब कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप यानी कि संवाद होना चाहिए, और वह संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होना चाहिए। अब कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद कभी कभी वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। अब रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ जो ढांचे दिए जाते हैं, जिसे आप मुद्दा बोलिए छी, इसमें से किसी भी प्रकार के संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये रूपरेखा के संकेतों को हमें क्रमशः लेना चाहिए। यह जो ढांचा है उसे हम उलट पुलट न लें, ताकि कहानी की संगतता न रहे। क्रमशः ले। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखे। कई विद्यार्थी ऐसे होते कि पूरी कहानी
एक ही पैराग्राफ में लिख देते, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी कहानी को हम कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में उसे लिखना चाहिए। अब भाषा शैली की बात करें तो कहानी की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। विराम चिन्हों का सही जगह पर उपयोग होना चाहिए। मुहावरे, कहावतें और ये सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर हम कहानी लिखें तो कहानी सुंदर बन सकती है। प्रारंभ और अंत, जिस प्रकार कहानी का प्रारंभ सुंदर होता है उसी प्रकार इसका अंत भी सुंदर होना चाहिए। प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होना चाहिए। अब अंत में शीर्षक की बात करते हैं हम। कोई भी कहानी है, अगर हम इस कहानी का शीर्षक नहीं लिखते तो हमारी कहानी अधूरी है। इसलिए कहानी का शीर्षक अवश्य लिखना चाहिए। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित, छोटा सा और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कई बार कहानी का शीर्षक संदेश के आधार पर भी हो सकता है, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कभी कभी इसका शीर्षक प्रसंग या पात्रों के अनुरूप भी हो सकता है, जैसे लालच का फल सच्ची मां। कहानी की रूपरेखा किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक रूप में रखा जाता है, जैसे कि महात्मा का न्याय और बोध। कहानी पूरी होने के बाद ये कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है, वह परिच्छेद के अंत में, कहानी के अंत में अलग परिच्छेद बनाकर हमें लिखना चाहिए। इसलिए अब हम ध्यान में रखें कि कहानी लिखने में 3-4 बात हम अवश्य ध्यान में रखें। एक तो सबसे पहले कहानी का शीर्षक लिखें। अंदर जो दिए गए रूपरेखाएं उसको 3-4 बार पढ़े और पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इसका शीर्षक क्या होता है। अगर पहले पता न चले तो पूरी कहानी लिखने के बाद हमें पता चलता है कि इस कहानी का ऐसा शीर्षक हम दे सकते। तो सबसे पहले हमें कहानी का शीर्षक लिखना चाहिए। ये शीर्षक लिखने के बाद हम 1-2 लिटी या पंक्ति छोड़कर कहानी लिखें तो यह शीर्षक पाठक को आकर्षक करता है। फिर 3-4 पैराग्राफ में हमें कहानी लिखनी चाहिए और अंत में एक अलग पैराग्राफ बनाकर उसकी सीख लिखनी चाहिए। अगर शीर्षक और सीख नहीं लिखते तो हमारी कहानी 5 मार्क्स की है, तो इसमें से आधा 1 मार्क्स तो पहले से ही कट जाता। 4 मार्क्स में से हमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए कहानी के बारे में ये सारी बातें ध्यान में रखकर अगर आप कहानी लिखोगे तो आपकी कहानी सुंदर हो सकती है। तो आपको हम यहाँ एक कहानी देते हैं, हम इसका ढांचा लिखते हैं। आपको ये कहानी आपकी नोटबुक में लिखना है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल
होना, निराशा, आत्महत्या, करने जंगल में जाना, पेड़ पर मकड़ी को, पेड़ पर मकड़ी को बार बार चढ़ने का यत्न करते देखना, सफलता का मार्ग मिलता। मार्ग मिलना, वापस लौटना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना। तो देखो मित्रों, परीक्षा में इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद को ध्यान में रखकर कहानी लिखें और योग्य शीर्षक और सीख लिखें। तो कहानी लिखना है, सीख और शीर्षक भी लिखना। तो देखो, यहाँ एक कहानी का ढांचा दिया गया है, इसके आधार पर हम एक सुंदर कहानी बना सकते हैं। एक विद्यार्थी, जैसे कि एक गांव है, इस गांव में एक सुरेश नाम का विद्यार्थी रहता है। वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। उसके भाई बहन पढ़ने में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते हैं, पर सुरेश को उनके आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। सुरेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह 2 बार एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है। निराशा के कारण उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं, इस बदनामी को झेलने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। अब सुरेश ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। अपने गांव के पास ही एक सुनसान जंगल है। यह सुरेश एक रस्सी लेकर जंगल में पहुंच गया। वह रस्सी का एक छोर पेड़ पर बांधकर दूसरे छोर से वह फंदा बना रहा था अपने गले में डालने के लिए। उसने फंदा बनाकर अपने गले में डाला। इतने में उसकी निगाह सामने पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ के नीचे एक मकड़ी थी जो उसे पेड़ पर चढ़ना था। वह बार बार प्रयत्न करती थी, लेकिन असफलता मिलती थी। सुरेश ने देखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखा। 10 बार ये मकड़ी को असफलता मिली, लेकिन मकड़ी हिम्मत हारी नहीं और अंत में वह पेड़ पर चढ़ गई। सुरेश ने यह दृश्य देखा तो उसने फौरन अपने गले से फंदा निकाल दिया। अरे सोचने लगा
कि ये तो छोटा सा जंतु है, वह बार बार असफल होने पर भी वह निराश नहीं होता, तो मैं तो इंसान हूं, मैं निराश क्यों हूं? मुझे भी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और सुरेश फौरन रस्सी का फंदा वहीं का फेंक देकर अपने घर पर चला आया। अब घर आकर उसने कड़ी मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की और अगली बार की परीक्षा में सुरेश अच्छे अंकों से पास हो गया। अब सीख लिखनी है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को असफलता से निराश होना नहीं चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो ये सीख। तो अब बताया नहीं कि कहानी लिखने से पहले हमें शीर्षक लिखना पड़ता है। तो इस कहानी का शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? तो मकड़ी से सीख। मकड़ी से सीख, ऐसा हम शीर्षक दे सकते हैं। सफलता की चाबी भी दे सकते हैं। कोई मनुष्य का प्रयत्न, ऐसा भी शीर्षक दे सकता है। और ईश्वर कृपा, ऐसा भी शीर्षक आ सकता है इसका। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी आपकी निबंध की नोटबुक में जो हमने निबंध लिखवाए हैं उसके पीछे 1 नंबर लिखकर कहानी लिखनी। एक दूसरी कहानी हम देते हैं, वह आपको स्वयं बनानी है। मैं सिर्फ इसका ढांचा यहाँ लिखता हूँ। एक बूढ़ा किसान चार लड़के सभी आलसी, मरते समय कहना खेत में सोने का घड़ा, घड़ा मरने पर लड़कों द्वारा पूरा खेत खोदना, कुछ न मिलना, खेत में गेहूं बोना, खूब पैसादार, खूब पैदावार, घड़े का रहस्य,
बोध। तो देखो विद्यार्थी, ये दूसरी कहानी है। एक बूढ़ा किसान, 4 लड़के, सभी आलसी, मरते समय कहना खेत में सोने का घड़ा, मरने पर लड़कों द्वारा पूरा खेत खोदना, कुछ न मिलना, खेत में गेहूं बोना, खूब पैदावार, घड़े का रहस्य और बोध। तो ये दूसरी कहानी सीख शीर्षक के साथ अपनी नोटबुक में लिखें। तीसरी कहानी के बारे में हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।